जी सर, ऑफिस में। हाँ, उसी को इंटरोगेट करने जा रहा हूं। पता है सर, वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन क्रिमिनल कोई मां के पेट से पैदा तो होता नहीं है। मजबूरी, हालात, लालच क्रिमिनल पैदा करते हैं। देखते हैं इसे किसने क्रिमिनल बनाया। अब ये केस सीआईडी नहीं, क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस हालत में मुलाकात होगी। मैंने भी बहुत सुना आपके बारे में सर। सुना है काफी सख्त ऑफिसर हैं आप। फिर तो तुम समझ गए होगे, थोड़ी सी भी ढील मैं तुम्हें दूंगा नहीं। कानून सबके लिए बराबर होता है सर। अगर मैंने गुनाह किया है तो सजा का उतना ही हकदार हूं जितना कि कोई आम मुजरिम। विक्रांत को क्यों मारा तुमने? उसे मारने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। अच्छा, तो फिर गोली क्यों चले? पता नहीं, बस चल गई। चल गई? चल गई मतलब ट्रिगर पे उंगली रख के ट्रिगर दबाया था ना तुमने? मैं सिर्फ उसको डरा रहा था। डरा रहे थे, लेकिन तुम वहां करने क्या गए थे? पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी ना? मेरे वहां होने की वजह जानने के लिए आपको सर मेरा और विक्रांत का इतिहास जानना होगा। बरसों से 36 का आंकड़ा चल रहा है हमारा। कई बार वो मेरे हाथ आते आते रह गया, लेकिन इस बार मैंने उसे पकड़ लिया। जी, आपने जितना बोला था उतना है। गुड। अगला कंसाइनमेंट अगले महीने की 5 तारीख को। जी, पैसे गाड़ी में। क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? नहीं तो। जो स्कूल में तुझे एडमिशन नहीं मिला था ना, उस स्कूल का हेडमास्टर था मैं। क्या छुपा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। ओह, तो ये बात है। किसने भेजा? सीआईडी को बुलाया तूने? विक्रांत को धोखा देना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। और इस तरह इस बार तुम उस तक पहुंच ही गए। हाँ, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी विक्रांत के नसीब में जेल की सलाखें नहीं लिखी थी। नामी गिरामी अपराधी विक्रांत ने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया है। वो मकरंद के खिलाफ अदालत में सारे सबूत देगा और इसके बदले अदालत उसकी सजा काफी हद तक माफ कर देगी।
इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देते हैं, अपने खून पसीना बहाते हैं। क्या इसलिए कि अदालत उनको दोबारा जुर्म करने के लिए छोड़ दे? अब अदालत को दोष मत दो अभिजीत। वैसे भी मकरन के खिलाफ उनके पास ज्यादा सबूत थे नहीं, और हमारा काम मुजरिमों को पकड़ना है, ना कि उनकी सजा तय करना। यार तो तुमको क्या लगता है, इसको छोड़ना सही है? अब सही तो नहीं है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हैं? कर सकते हैं दया, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मुजरिम देखे हैं मैंने सर, पर ये विक्रांत कुछ अलग ही था। हर बार कुछ ना कुछ करके बच ही जाता। तो इस बार उसका बच निकलना तुम्हें मंजूर नहीं था, क्यों? यही बात है ना? ठीक समझा। इसलिए जब मुझे पता चला कि इस केस का इंचार्ज मेरा पुराना दोस्त मुरली है, तो विक्रांत से मिलना है मुझे। यार सिर्फ 10 मिनट। अभिजीत, तुम ये जानते हो कि ये मुमकिन नहीं है। दिस डजंट फिट इनटू एनी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। परमिशन? भारती याद है तुम्हें? बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, कैसे तड़पा तड़पा के मारा था उसने। किसने परमिशन दी थी उसे ऐसा करने के लिए? और वो 80 साल की बूढ़ी औरत जिसे आंख से दिखता नहीं था, उसके हाथ पांव काट दिए थे उसने। एक 8 साल के बच्चे तक को। अभिजीत, मैं उसकी पूरी केस हिस्ट्री को जानता हूं। फिर तुम ये भी जानते होगे किसी भी जेल में 15-20 दिन से ज्यादा नहीं टिकता ये विक्रांत। यार मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। एक लड़की का किडनैप हो गया, पिछले 2 महीने से नहीं मिल रही है। सिर्फ विक्रांत जानता है कहां है वो। यह लड़की की जिंदगी का सवाल है, समझो यार, सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो इस तरह तुम विक्रांत की वैन तक पहुंचे, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ इस लड़की के बारे में जानना था ना? ये सब कैसे हुआ? ये सच है सर, मैं सिर्फ लड़की के बारे में जानने गया था। मगर 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दिमाग पे जोर डाल ले और अच्छी तरीके से हिला ले। आरजू कहां है? आरजू? कौन सी आरजू? किसकी आरजू? मैं नहीं जानता किसी आरजू को। वही लड़की जिसे तूने किडनैप कर रखा है। ओह सॉरी, भूल गया था। कहां रखा है उसे? जानता है अभिजीत, पिछली बार भी मैंने एक लड़की को किडनैप किया था, फिर भूल गया था। फिर अचानक 2 महीने के बाद मुझे याद आया, तो फिर जाकर देखा कि उसकी लाश कुर्सी से बंधी हुई थी और उसकी लाश पर मक्खियां भिनभिना रही थी। और अब आरजू का भी वही हाल होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। कहां है आरजू? हाँ, याद आया, मेरी जेब में, निकाल ले। My God! Oh God! मुझे तुम जैसे जिम्मेदार ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं थी मुरली। तुम्हारी निगरानी में हो कैसे गया? कैसे? आओ! गलती मुरली की नहीं, मेरी है। सब मेरी वजह से हुआ है। वाह वाह, क्यों एसीपी साहब, बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको। तो इतिहास में पहली बार किसी सीआईडी ऑफिसर के हाथों खून हुआ है, और वो भी एक सरकारी गवाह का। चैन साहब, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए। अपराध मैंने किया है, तुमसे नहीं। एसीपी प्रद्युमन से ही बात करूंगा, क्योंकि अगर सीआईडी की नाक कटती है
फाइनली सारी जिम्मेदारी प्रद्युम्न के कंधों पर ही आती है, इसलिए तुमसे ही बात करूंगा। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ उसे गन दिखा के डरा रहा था सर। गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था सर मेरा। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम सिर्फ गन दिखा रहे थे, हाँ? और गन अपने आप चल गई। तुम सीआईडी ऑफिसर हो या कोई नौसिखिए? आई मीन एमेच्योर शूटर। मैं पहला सवाल, तुम वहां गए क्यों थे? जब कानून अपना काम कर रहा था तो तुमसे किसने कहा था बीच में टांग अड़ाने के लिए? जैन जी प्लीज, आप जरा शांति से बात कीजिए। अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है, कोई राह चलता आदमी नहीं। देखो, अभिजीत मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम है, मकरम की तरह। हाँ वैसे कितने रुपए लिए तुमने मकरम से विक्रांत को मारने के लिए? अगर तुम एक वकील ना होते और मैं एक सीआईडी ऑफिसर नहीं होता तो ये सवाल तुम्हें बहुत भारी पड़ता। ओ रियली? देखो 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 देखो, ऐसे तो प्रद्युम्न, इसके तेवर तो देखो, फोन करके बैठा है और मुझ जैसे लॉयर को, सीनियर लॉयर को धमकी दे रहा है। ऐसी चार्जेस लगाऊंगा, ऐसे चार्जेस लगाऊंगा, 7 जन्म तक जेल में बैठ के सोओगे। यही एक चीज हो गई तुम वहां। मानता हूं गोली चलाई मैंने सर, विक्रांत को मार दिया, लेकिन उसे मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। खून सिर्फ खून होता है अभिजीत, इरादा चाहे कुछ भी हो, गलत या सही कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत में ये सब काम नहीं आए। ये प्रोसिक्यूटर, जैन, मीडिया वाले धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी, धज्जियां। इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं सर, लेकिन जयंत और मीडिया वाले जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मकरन से मिले होने का, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभिजीत, फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सारे सबूत और गवाह अभिजीत के खिलाफ है। यानी कोई उम्मीद नहीं है सर? कैसे उम्मीद है? अभिजीत ने खुद कन्फेस किया है कि गोली उसी ने चलाई। विक्रांत की मौत अभिजीत की गोली से नहीं हुई है बॉस। मतलब ये कि विक्रांत को गोली लगी है ठीक फेफड़ों के नीचे, और जब गोली फेफड़ों के नीचे लगती है तो इंसान की मौत होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, और विक्रांत की मौत तुरंत हो गई थी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कहता हूं विक्रांत की मौत अभिजीत की गोली से नहीं हुई है, इसकी कोई और वजह है। और क्या वजह हो सकती है? उस वैन में ड्राइवर अभिजीत और विक्रांत के अलावा और कोई नहीं था। एक गोली चली, वो भी अभिजीत के गन से। उस वक्त वैन के अंदर कोई और नहीं था, और वैन के बाहर तो कोई और हो सकता है। अभिजीत, उस वक्त गाड़ी के बाहर कोई था जिस वक्त गोली चली? नहीं, एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो विक्रांत पे था। अभिजीत, ठीक से याद करके बताओ, गोली चलने से पहले क्या हुआ था? कुछ अजीब हुआ था? कुछ भी? गोली चलने से पहले मैं विक्रांत से बात कर रहा था। हाँ, अचानक वैन को झटका लगा, गाड़ी हिल गई और विक्रांत भी थोड़ा गिर गया, मेरा भी संतुलन बिगड़ गया और गोली चल गई। एक मिनट, झटका लगा?
किस तरह का झटका? जैसे सड़क पे अचानक से कोई गड्ढा आ गया, पूरी वैन हिल गई। लेकिन यहाँ तो सड़क बिल्कुल ठीक है, दूर दूर तक कहीं कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, स्मूथ। यहाँ गड्ढा कैसे आ सकता है? हाँ साहब, झटका लगा था। मेरी पूरी वैन यूं दाईं तरफ मुड़ गई। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम गया? हाँ साहब। ये कैसे हो सकता है? अब ये तो मुझे भी पता नहीं चला कैसे हो गया। इससे पहले कि मैं वैन को संभाल पाता, पीछे से गोली चलने की आवाज आ गई। स्टीयरिंग व्हील का खुद ब खुद मुड़ जाना, गोली अपने आप चल जाना, सड़क पे कोई गड्ढा भी नहीं है। आखिर यहां हुआ तो क्या हुआ? ये देखो, जब ये हादसा हुआ तो ये काली एसयूवी, ये काली गाड़ी उस वैन के बगल में से पास हुई। मतलब सर, विक्रांत का खूनी शायद इसी गाड़ी में? हाँ, हो सकता है। सर, ये गाड़ी कहीं रुकी नहीं सर, ये सीधे सीधे चली गई और दूसरी गोली की आवाज भी नहीं आई। और एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, 11:17 पर वो काली गाड़ी पास हुई वैन के बगल से, और एग्जैक्टली 11:17 पर विक्रांत की घड़ी भी बंद हो गई। हाँ सर, अभिजीत की घड़ी भी 11:17 पर बंद हुई थी। हाँ, ये दोनों घड़ियों का एक साथ बंद होना और इस कार का ठीक 11:17 पे वहां से गुजरना, ये संजोग नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई संयोग हो ही नहीं सकता। जरूर कोई ना कोई राज छुपा है उस काले रंग के एसयूवी में, जो अभिजीत की बेगुनाही साबित करेगा। तो यहाँ इस फुटेज में इस गाड़ी का नंबर तो दिख नहीं रहा है। इस जगह से 5 किलोमीटर दूर सर टोल नाका है, वहां के सीसीटीवी फुटेज से शायद इस कार की डिटेल मिल जाए। अगर वो गाड़ी टोल नाका से गुजरी ही नहीं तो यही कहीं आसपास होनी चाहिए, इसी इलाके में। सर, वो देखिए, काले रंग की कार। ओह नो। रेडी, जरा आगे चेक करो। ये वही काली एसयूवी है, जला दी गई है। मतलब गाड़ी में ऐसा जरूर कुछ था जो खूनी मिटाना चाहता था। सर, ना तो नंबर प्लेट दिख रही है और ना ही चेसी नंबर, सारे सबूत मिटा दिए मुजरिम ने। ओह, फिर एक काम करो, जरा आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने यहाँ पे कुछ देखा है क्या। अरे सुनो, ये जली हुई गाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? जी नहीं। हाँ? ये देखिए, सीट के नीचे ये डिवाइस पड़ा था। इलेक्ट्रिक डिवाइस। हाँ के क्या डिवाइस है, कुछ पता चला? हाँ बस, पता तो चल गया है, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए मुझे एक डेमो देना पड़ेगा आप लोगों को। मान लीजिए कि ये विक्रांत है और हम इसे मारना चाहते हैं, लेकिन हम इसके करीब नहीं जा सकते हैं, तो फिर इसे कैसे मारा जाए? कैसे? डॉक्टर सालुंखे, हमें पता होता तो आपके पास क्यों आते? प्लीज
आगे बताइए। हाँ, बताता हूं। आप थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज। थैंक यू। देखा आपने, बस बिना नजदीक जाए इसे ऐसे मारा जा सकता है। ये आपने किया कैसे सर? क्योंकि जैसे ही हमें इस डिवाइस के बारे में पता चला, हमने विक्रांत के पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए जेल में से। ये स्कैन 2 महीने पुराना है और ये वाला स्कैन ये हमने कल रात को लिया उसके बनने के बाद। सारंगी, इस पहले वाले स्कैन में एक छोटी सी चीज अटकी हुई है वहां उसके सिर में। वही चीज इस 2 महीने बाद वाले स्कैन में शिफ्ट हुई है, हिल गई है, पीछे आ गई है। और ये छोटी सी चीज एक शार्पनर है बॉस, यानी गोली का छोटा सा टुकड़ा। और फिर ये शार्पनर वहां से इस तरफ शिफ्ट हो गया, जिस वजह से विक्रांत की सबड्यूरल हेमेटोमा यानी ब्रेन ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। और ये शार्पनर अपनी जगह से हिला कैसे? उसी डिवाइस की वजह से जो हमें जल्दी हुई गाड़ी में से मिला। तो गोलियों के टुकड़े को हिलाने का डिवाइस ही है? सिर्फ गोलियां नहीं दया, इसने और भी बहुत सारी चीजें हिलाई, जैसे कि विक्रांत के हाथों की हथकड़ी, पुलिस वैन का स्टीयरिंग व्हील, दोनों की हाथ की घड़ी के कांटे, यहां तक कि अभिजीत की गन भी। मतलब लोहे की चीजें, तो जितनी भी लोहे की चीजें हैं वो हिल गई उस डिवाइस की वजह से। एग्जैक्टली बॉस। और लोहे का सबसे बड़ा आशिक है मैग्नेट, चुंबक। बॉस, ये है वो चुंबक जिसके जरिए मैंने इसे उड़ाया। यानी उस काली वैन में भी एक ताकतवर लौ चुंबक था, इसकी वजह से पूरी की पूरी वैन दाईं तरफ चली गई और अभिजीत की मेटल की गन वो भी अपने आप चल गई। हाँ, और विक्रांत के सिर में जो अटका हुआ शार्पनर का टुकड़ा है वो भी शिफ्ट हुआ। सर, इतनी प्लानिंग के साथ तो वही मार सकता है जिसे शार्पनर के बारे में पहले से पता था, उसका कोई करीबी। मकरंद, मकरंद मतलब अभिजीत सर बेगुनाह? नो, नॉट एट ऑल। इतनी जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। मकरंद के खिलाफ जब तक हमको पक्का सबूत न मिल जाए, कानून की नजर में अभिजीत ही दोषी है। मकरंद के खिलाफ सबूत तो वही देगा ना जो विक्रांत के सेफ हाउस के बारे में जानता था, वरना मकरंद को कैसे पता कि विक्रांत किस रास्ते से कोर्ट पहुंचेगा। और विक्रांत की खुफिया जानकारी सिर्फ मुरली और उसके बाकी साथियों के पास थी। आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हो सर कि हमने से कोई गद्दारी कर सकता है? जितने ईमानदार आप लोग हैं ना, उतने ईमानदार हम लोग भी हैं। विक्रांत को कहां और कौन से सेफ हाउस में रखा गया था, ये सिर्फ आप लोग जानते थे और कोई नहीं। ये सच है ना? हाँ सर, नहीं पता थी। यहाँ तक हमारे घर वालों को पता नहीं थी, तो फिर हम बाहर वालों पे क्यों इल्जाम लगाएंगे? शायद पैसों के लिए किसी ने मकरंद को यह जानकारी दी हो। प्लीज साहब, हम भी पुलिस वाले हैं, जान की बाजी हम भी लगाते हैं। आप इस तरह इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो लीक हुई है मुरली। हाँ सर, एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सेफ हाउस में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अगर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। क्या कहा आपने? चाहकर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता? हाँ सर। झूठ! बाहर वाला कोई भी अंदर नहीं आया था। हाँ? क्यों? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली जैन जी कभी कभी आते थे। कभी कभी जैन जी आते थे। यस सर। और कभी कभी जैन जी किस लिए आते थे? क्योंकि जैन जी मकरंद को हर हालत में जेल तक पहुंचाना चाहते थे। अच्छा,
कहीं ये जयंती वो गद्दार तो नहीं है? वैसे भी कुछ ही दिनों में रिटायरमेंट होने वाला था, आखिरी केस था उनका। सोचा होगा संन्यास लेने से पहले थोड़े बहुत पैसे बना लो। सर, सर राकेश जयंत ने काफी पैसे बनाए। अभी 10 दिन पहले इसने पुणे में 10 करोड़ का फार्म हाउस खरीदा है। क्या? हाँ सर, ये रहे उस पार्टी के फोटोग्राफ। एक मिनट, माय गॉड, दया पहचाना इसे? हाँ सर, ये तो जोगी है, मकरन का खास चेला। जोगी, मकरन का खास चेला, और वो भी जयंत की पार्टी में। तुम यहां कैसे, और मेरे घर में घुसे कैसे? हाँ? मुजरिमों को उनके दिल से निकालने के लिए दिल के अंदर तो घुसना ही पड़ता है जैन साहब। मुजरिम मुजरिम मैं हूं या तुम? मैं लेकिन ये तस्वीर, ये कुछ और ही कहानी कह रही है। नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इसको। नहीं जानते? कमाल है, बहुत भोलेपन का नाटक कर रहे हो जैन साहब। मकरन के पैसों से ये फार्म हाउस खरीद लिया और अब उसके चेले जोगी को पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस! कौन जोगी, कैसा जोगी? मैं किसी जोगी वोगी को नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो ये जोगी तुम्हारी पार्टी में क्या कर रहा था? देखो, मेरी पार्टी में 400 से ज्यादा लोग आए थे, अब मैं हर एक को तो नहीं पहचानता ना। और रहा सवाल मेरे फार्म हाउस का, तो वो मेरी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई है, समझे? मकरन, मकरन की बात कर रहे हो तुम? वो देखो, उस केस में उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। विक्रांत ने मरने से पहले मुझे सारे सबूत सौंप दिए थे। मकरन को तो मैं फांसी पर लटकाऊंगा और साथ में तुम्हें भी। देखो क्या हुआ, कुछ तो आना हुआ क्या लाइट को? मकरन के हाथ नहीं आना चाहिए। जैन जी, कमाल कर दी तुमने अभिजीत, वाकई कमाल कर दी। पर पूरी मीडिया तुम्हारे जान के पीछे पड़ी है, अब तो उनको लॉटरी लग गई। अब कह रहे जयंत का खूनी अभिजीत है। सर, उनके कहने से क्या होता है? आपको पता है मैं निर्दोष हूं सर। लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? जैन के घर में, वहां के सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि जैन के मौत के वक्त तुम वहां थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो पूरी सीआईडी टीम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जाम तो लगेगा ही ना प्रद्युमन। जयंत मकरन के खिलाफ नया सबूत पेश करने वाला था अदालत में, और ठीक एक दिन पहले उसकी मौत हो गई। लेकिन वो सबूत मुजरिमों के हाथ नहीं लगा सर, मैं लेके आया। जैन से मरने से पहले मुझे ये सारे सबूत सौंप दिए। ये सबूत, ये फोटोग्राफ्स, ये पेपर्स, ये सबूत काफी नहीं है मकरन को अदालत में सजा दिलवाने के लिए। काफी नहीं है ये सबूत। तो वो पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव से कुछ पता चल सकता है ना?
अभिजीत, ये पेन ड्राइव पासवर्ड मांग रही है। जेम्स ने मरने से पहले पासवर्ड वगैरह बताया था? नहीं सर, इसके पहले वो कुछ बोल पाते उन्होंने दम तोड़ दिया था। अरे यार, हेलो, हाँ पूर्वी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। पता चल गया जोगी को जैन जी की पार्टी में कौन लेके गया था। कौन लेके गया था? खुद जैन जी की पीए सोनल। सर ये सर सोनल, सोनल, पूरी तरह पे चेक कर। सोनल, सर अंदर तो कोई भी नहीं। सर कोई नहीं होगा। सर तो सोनल गई था। वीडियो कॉल। वेलकम अभिजीत। मकरंद के आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। सबूत इधर है बॉस। मकरंद, सबूत तुम्हें मिल चुका है, अब सोनल को जाने दो। वैसे भी वो कहते हैं ना कि मरने वाले की अंतिम इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। सोनल को बुलाओ। सर आप? सोनल तुम ठीक हो? हाँ सर मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप? मेरी चिंता मत करो, तुम निकलो, जाओ। सोनल, तुम भी मानते हो ना मेरे दिमाग को? तुम सीआईडी वालों को भी मैंने चकमा दे दिया। मुझे पता था जयंत यही पासवर्ड रखेगा। मकरम विल डाई। Now, stop conversation.
स्टार्ट द ऑपरेशन। मरने का टाइम हो गया। टाइम हो गया? ओह, मैग्नेट। तुम लोगों को क्या लगा चुंबक को हथियार बनाना सिर्फ तुम लोगों को आता है? इस ब्रीफकेस में वैसा ही चुंबक है जैसा तुम लोगों ने उस गाड़ी में लगाया था विक्रांत को मारने के लिए। मकरंद, खेल खत्म तुम्हारा। कंग्रेचुलेशन अभिजीत, फाइनली तुम पर लगे सारे इल्जाम आज धुल ही गए और एक बार फिर उसी गर्व के साथ तुम सीआईडी की ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। हमने अर्जु को बचा लिया सर। मकरंद के साथियों को पता था कि विक्रांत ने उन्हें कहां कैद करके रखा था, तो सर जयंत जी का सपना पूरा नहीं हो पाया मकरंद को जेल भेजने का। चलो जो भी है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। संभालो अपनी अमानत को। उस्ताद, बहुत डर लग रहा है। पप्पू देख, तू टेंशन ना ले। तू टेंशन लेता है ना तो मेरा भी टेंशन बढ़ जाता है यार। प्रेशर डाउन रख अपना। उस्ताद, अपन जा कहाँ रहे? पप्पू देख, जुबान को लगाम दे और चुपचाप बैठे रहे। सही पहुंचेंगे हम। लेफ्ट बाई तरफ ले। पप्पू तू चुप करेगा यार, मरवाएगा। तेल पानी चेक किया तूने, अपना काम किया तूने। तेरी तो क्या किया तूने? पी के गाड़ी चला रहा है क्या सुबह सुबह में? अंधा है क्या? दिखा नहीं? ये अंदर बैठ के क्या देख रहा है मुझे? बाहर निकल, निकल। इधर क्या किया तूने? क्या किया? सर सॉरी सर, गलती हो गई। इतना बड़ा गाड़ी देखा नहीं तूने और ठोक दिया? मैं ठीक करा दूंगा सर, हमारा खुद का गैराज है सर। नहीं पप्पू सर, मैं एकदम A1 करा दूंगा सर। ये नया तरीका ढूंढा है धंधा करने का। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी रुको, पुलिस को बुलाता हूँ। सर पुलिस को। चुप करना यार। अरे वैसे भी तुम लोग टोइंग वाले को ना बहुत ज्यादा नाटक हो गए। सर मेरी बात तो सुनो सर। और तू देख क्या रहा है, जाके गाड़ी साइड लगा यार। अरे सर, अरे क्या रुकूं मैं? ऐसा करते हैं ना, साइड में बात कर लेते हैं। क्या साइड में हूं मैं? सर मैं बोल रहा हूँ ना, A1 करके दूंगा सर, नंबर 1। बोलो, अभी क्या बात कर रही है? सर मैं आपको जुबान देता हूँ सर, आप मेरे गैराज आ जाओ, मेरा लड़का एकदम नंबर 1 करके देगा आपको गाड़ी। आप मेरा एड्रेस लो, मुझे पानी की बिल्कुल चिंता नहीं। एड्रेस दो। लिखो सर, लिखो लिखो, एड्रेस लिखो लिखो लिखो। हाँ जी जी जी। भगा गाड़ी, भगा। अरे गाड़ी भी छोड़ के गए। किसकी गाड़ी है रे? बीच रोड पे लगा के गया है।
किसकी गाड़ी है ये? कहाँ है इसका ड्राइवर? टोइंग वाला इसे छोड़ के भाग गया। मेरी गाड़ी को उसने ठोका। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसका फोटो ले लिया है। क्या यार, अभी गाड़ी कैसे निकालूंगा मैं इधर से? ऑफिस जाने के लिए अभी लेट हो रहा है मुझे। अरे इस गाड़ी में तो लाश है। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से बुलाएंगे। ठीक है। क्या पता चला? सर क्राउड की स्टेटमेंट्स ले लिए। ट्रक पे जिप-जैक टोइंग और रिकवरी लिखा हुआ था। ये ट्रक के नंबर प्लेट का फोटो। सर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इंजन खराब तो है इसका। सर क्राउड से किसी ने उस टोइंग ड्राइवर को बोलते हुए सुना था कि उसका अपना खुद का गैरेज है, वो गाड़ी गैराज ले जा रहा है। बॉडी चेक किया? हाँ सर। सिर पे एक, सर आप कहें तो फॉरेन एम्बेसीज में इसकी फोटो भेज देते, शायद कोई आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। इसमें बहुत टाइम लगेगा पूर्वी। एक काम करते हैं, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवाते हैं और वो टोइंग वैन वाला और इस गाड़ी का जो ओनर है उसका पता लगाते हैं। जो गाड़ी वो टोइंग वाले छोड़ के भागे थे, उस गाड़ी के मालिक का पता चल गया। कोई हिरन नाम का आदमी है। बात हुई उससे? हाँ सर, बोल रहा था कि उसकी गाड़ी कल रात और आज सुबह के बीच चोरी हो गई थी। उसने आज सुबह लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है। अब मैंने चेक कर लिया। जब गाड़ी वहां मिली तब वो कहां पर था? ऑफिस में। सर मैंने आई विटनेस से बात कर ली है, शायद वो सच बोल रहा होगा। और वो टोइंग ट्रक वाला, उसके बारे में क्या पता चला? अरे सर उसका लाइसेंस नंबर और नाम दोनों नकली है। जिप जैप नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। शायद उसने किसी और नाम से रजिस्टर की हो। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी टोइंग कंपनीज हैं उन सब की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए। मैं आप लोगों को फोन करने ही वाला था। वो क्यों? सर वो पिछले कुछ दिनों से सर हमारे यहाँ के सारे टोइंग वाले काफी परेशान हैं। काम आता है पर कस्टमर हाथ से निकल जाता है। क्या मतलब? मतलब सर जब कोई कस्टमर हमको गाड़ी पिकअप करने के लिए कॉल करता है, हम वहाँ पर चले जाते हैं, पर सर वहाँ पर जाकर पता चलता है कि गाड़ी तो पहले से ही कोई दूसरे टोइंग वाले आकर लेकर चले गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सर वो तो पता नहीं सर, पर ये लोग गाड़ी तो ले जाते पर डिलीवरी नहीं करते, गाड़ी लेकर भाग जाते हैं सर। इसकी मौत 18 से 24 घंटे के बीच हुई है। बॉडी अभी तक अकड़ी नहीं है। तो इस बात का अंदाजा तो दया ने लगा ही लिया था। कुछ और पता चला हो तो बताइए। भाई साहब एक तो किस्मत बहुत अच्छी है तुम्हारी कि तुम्हारे साथ डॉक्टर सालुक है, और दूसरा ये देखो। ये क्या? ये इसके हाथ पे से मिला है फिंगरप्रिंट। इसके? ये ऑब्वियसली जिसने पकड़ा होगा उसके होंगे नहीं आप? मतलब फिंगरप्रिंट्स अभी भी बिल्कुल फ्रेश हैं, मिटे नहीं है। सर ये बहुत अच्छी लीड दे दी आपने। दे दी ना? तो एक काम करो, इस लीड को लेकर के जाओ और पता करो ये फिंगरप्रिंट्स आखिर हैं किसके। तब तक मैं इसकी ऑटोप्सी कर लेता हूं। सर मैं ये फिंगरप्रिंट्स अपने क्रिमिनल डेटाबेस में मैच करके देखती हूँ। सर आप पूरे? सर फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया। मुकुंद हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में था। अरे तो वही कारतीब है मुकुंद, गाड़ियां चुराने वाला। काफी बार जेल भी जा चुका है इसके लिए। यही है सर। सर वहां पे जो क्राउड था उनमें से कुछ लोगों ने टोइंग वालों को करीब से देखा था सर, और उनकी मदद से ये 2 स्केचेस बनवाए मैंने। तो मुकुंद है? बिल्कुल अपना प्रमोशन कर लिया इसने। चोर से सीधा मर्डरर। अभिजीत कौन हो? इस मुकुंद ने ही इस औरत को मारकर उसकी बॉडी को किसी बंद गाड़ी की डिक्की में रखा। और सर वही उस कार को टो करके ले जा रहा था। सर पूछताछ किया तो पता चला कि जिप-जैप टोइंग जैसे नकली टोइंग कंपनीज पिछले कुछ दिनों में टोइंग के नाम पे गाड़ियों की चोरी कर रही है सर। और हो ना हो ये मुकुंद इस सब में शामिल है। लेकिन सर हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसके खिलाफ। एग्जैक्टली सर, अब हम इसे पकड़ेंगे कैसे? रंगे हाथों। जूम टोइंग सर्विस जी, मेरी गाड़ी पीवी रोड के टर्न पे बंद पड़ गई। अब अपना टोइंग ट्रक भेज देंगे?
ओके ओके, जल्दी आइए प्लीज। हाँ, अभी आज इतना बड़ा कांड किया इस मुकुंद ने, इतनी जल्दी दोबारा आएगा कि नहीं? वही तो पता चलेगा कि वो कहीं पे बैठ के आराम कर रहा है और हम लोग यहाँ धूप में बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। रिलैक्स रेडी, वो आएगा जरूर। लालच इंसान को आराम करने नहीं देती। अब देखना यह है कि पूर्वी की गाड़ी को टो करने के लिए आता कौन है, जूम टोइंग सर्विस या मुकुंद। ये तो जूम वाला ही आ गया। एक्चुअली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, जीएम टोइंग सर्विस। मैडम? जी, मैंने जीएम टोइंग सर्विस में फोन किया था। ये तो स्पीड है। मैडम वो भी अपनी है, ये भी अपनी ही है। जी हाँ मैडम। मैडम एड्रेस लिख दीजिए जहाँ गाड़ी डिलीवर करना है। तू एड्रेस लिखवा ले, मैं गाड़ी लगाता हूँ। ठीक है। पूर्वी ने कॉल किया था जीएम टोइंग सर्विस को और आया ये स्पीड टोइंग ट्रक। ये मुकुंद दिख नहीं रहा है। मैडम आप ऑटो से फॉलो कीजिए, हम लोग गाड़ी लेके आगे चलते हैं। ऑटो। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, ये गाड़ी क्यों बंद हो गई? कितना टाइम लगेगा? पता नहीं मैडम, मैं इंजन चेक करके बताता हूँ। अब मैडम वो गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको दूसरा ऑटो करवा दूं? दूसरा ऑटो क्यों? मैं तुम्हें सरकारी गाड़ी में लेके चलती हूँ। अरे मैडम, मैंने क्या किया? चल मैडम। ले आया उस्ताद। अरे वाह मास्टर, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। गाड़ी लाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे अपन के होते हुए दिक्कत क्या हो सकती है उस्ताद? हाँ, बड़ा हाई फाई लड़की थी, जबरदस्त। अच्छा, अपना वक्त पे आ गया ऑटो वाला भी, वो लेकर निकल गया, अपन भी क्लियर आ गए, है ना? और नहीं तो क्या भाई। आप कौन? मैडम ने यहाँ का एड्रेस दिया था। एड्रेस? आप लोग कौन है? सीआईडी। चलो अब तुम सबको तुम्हारी असली जगह पे ले जाते हैं। चल। मुकुंद, बताओ क्या हुआ? चोरी कर करके बोर हो गया था तो फोन करना शुरू कर दिया है? बहुत खेल लिया पकड़ा पकड़ी। अब ये बता कि वो लड़की कौन थी और तूने उसको क्यों मारा? सर मैंने उसको नहीं मारा। सर मैं मानता हूं मैं चोर हूं, लेकिन मैं किसी का खून नहीं करूंगा।
झूठ बोलता है। तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए उसके बॉडी पर? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसका खून नहीं किया। सर जब वो लड़की मुझे मिली वो तो पहले से ही मरी हुई थी। क्या कहा? पहले से ही मरी हुई थी? हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा तो कार चोरी का छोटा सा बिजनेस है बस। हाँ, छोटा सा बिजनेस है, उसका हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। मेरा मतलब है आसपास जितने भी टोइंग वाले हैं ना, मैंने उनका फोन नंबर टैप कर रखा है और जैसे ही उनको किसी भी कस्टमर का फोन आता है ना, मुझे पता चल जाता है। इससे पहले कि वो लोग वहां पहुंचते तुम अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते थे और कस्टमर्स की गाड़ी गायब। ये बताओ, वो लड़की कहां से मिली तुम्हें, कैसे मिली? आज सुबह टोइंग वालों को एक फोन आया, मुझे मालूम पड़ा तो बस मैं अपने आदमी को लेकर पहुंच गया लोकेशन पर। अच्छा वो आप आ गए। आपने ही फोन किया था? जी मैंने फोन किया था आपको। ये तो मना कर रहे थे जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों जरूरत नहीं है, अब गाड़ी बंद पड़ गया है तो क्या सर पे उठा कर लेके जाएंगे? भाई साहब बेचारे का गाड़ी रोड पे रुक गया है। हमने तो बहुत ट्राई किया धक्का मार के स्टार्ट करने की, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप बात कर लीजिए, टो करके कहाँ छोड़ना है? साहब गाड़ी का डिलीवरी करानी है, आप अपना एड्रेस लिख दो, हम लोग छुड़वा देंगे। सर बड़ा ही कोई अजीब सा एक एड्रेस उसने लिख कर दिया था, शहर से दूर कहीं कोने में। मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे लगा मुझे वैसे भी कौन सी वहां गाड़ी लेकर जानी है। रिक्शा साहब, हम लोग आपकी गाड़ी लेकर आगे चलते हैं, आप ऑटो में बैठ के पीछे से आओ। रिक्शा वाला हमारा ही आदमी था, उसको मालूम था क्या करना है। कस्टमर को रिक्शा में लेके बैठने था और किसी सुनसान जगह पर जाकर पहुंचा देना है और रिक्शा रोक देना है। अगर कुछ पूछे तो बोलने का है कि रिक्शा में कोई प्रॉब्लम है, और जब तक हम गाड़ी लेकर दूर ना पहुंच जाएं तब तक रिक्शा स्टार्ट नहीं करना, ताकि कस्टमर हमें पकड़ ना पाए। और फिर जैसे ही हम गैरेज पहुंचे, क्या बात है उस्ताद, क्या जबरदस्त माल लेकर आए हो। गाड़ी तो मास्टर मक्खन है, गाड़ी के अंजर पंजर करो अलग, किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई। उस्ताद जी कौन है? अबे क्या हुआ पप्पू? वाह रे वाह, उस आदमी का हुलिया जानते हो, गाड़ी वाले का? सर उसका स्केच बनाओ हमारे लिए। सर ये है वो आदमी जिसका स्केच मुकुंद ने बनवाया था, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा सर। ऐसा लगता है कि ये अपने हुलिये के पीछे कुछ और ही है। इसकी दाढ़ी नकली लग रही है सर। मुकुंद टोइंग कंपनी से मिला मुकुंद और ये उसका पार्टनर पप्पू, और मुकुंद से मिला ये दाढ़ी वाला जो गाड़ी चला रहा था। तो ये बेचारी लड़की कौन है, ये कौन है? मैं बताता हूँ बॉस, ये लड़की कौन है। कौन? इसका नाम है एना पाओलो, और इस लड़की के बारे में बहुत ही खास जानकारी मिली है। हाँ ये बॉस, ये इस लड़की के पैरों का एक्सरे है, और इसकी उंगलियों को जरा गौर से देखो। नो ऑफेंस सर, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है? एग्जैक्टली, इसकी टोज डिफॉर्म्ड है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे बनियंस कहते हैं। और ये बुनियंस होते क्यों हैं? भैया बहुत ही टाइट नुकीले जूते पहनने की वजह से, ऐसे जूते जिसमें उंगलियों को जरा भी जगह नहीं मिलती और उंगलियां एक दूसरे पर चढ़कर सिकुड़ जाती हैं, दब जाती हैं। पैरों का अंगूठा बाकी उंगलियों को दबा देता है, जिसकी वजह से अंगूठे का जॉइंट यानी मेटाटार्सोफेरेनियल जॉइंट इस तरह से टेढ़ा हो जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है सर कि ये शूज पहनना कंपलसरी है? प्रोफेशनल मजबूरी, अपने काम की मजबूरी की वजह से। जैसे कि बैले डांसर्स को ऐसे ही जूते पहनने पड़ते हैं, उन्हें अपनी टोज पर ही डांस करना होता है। बैले डांसर, तो अंगूठे पे हद से ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ऐसा होता है। एग्जैक्टली भैया, और एक बैले डांसर को कम से कम 5-6 घंटे तो ऐसे जूते पहनने ही पड़ते हैं, इसीलिए बैले डांसर्स में ये बनियन काफी कॉमन होता है। शायद ये है ना भी बैले डांसर थी। और टॉक्सी में और क्या मिला? चीक इम्प्लांट्स। अब ये नया क्या है?
कॉस्मेटिक सर्जरी का एक हिस्सा होता है। ज्यादातर सेलिब्रिटीज इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को अपने किसी बॉडी पार्ट को एनहांस करना होता है, थोड़ा बड़ा या प्रोमिनेंट दिखाना होता है अच्छा दिखने के लिए, तो वो उस हिस्से में ऐसा इम्प्लांट डालते हैं। कुछ भी, जैसे चीक्स, चिन, हिप्स, कोई भी पार्ट। मतलब उसने अपने गालों में इम्प्लांट किया था? हाँ बेटे, और इसी इम्प्लांट की वजह से मुझे इस लड़की की जानकारी मिली। बॉस, हर इम्प्लांट में एक खास सीरियल नंबर होता है, और जब मैंने इस लड़की के इम्प्लांट का सीरियल नंबर पता किया और जानकारी की, तो इसका नंबर जाकर के मिला रशिया में, मॉस्को में। वहां पर एक प्लास्टिक सर्जन कुद्नेत्सोव से इसने अपना इम्प्लांट करवाया था। उन्होंने मुझे कुछ और भी जानकारी दी। ये देखिए सर, ये इमेज है चीक इम्प्लांट के पहले का, और ये वाला इम्प्लांट के बाद का। और बॉस, एक खास बात, हर पेशेंट को अपने इम्प्लांट के लिए कम से कम साल में एक बार अपने प्लास्टिक सर्जन से जरूर मिलना पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि ये लड़की है ना, अपने सर्जन से पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं मिली। अच्छा अभिजीत, अगर ये है ना पिछले 5 सालों से अपने डॉक्टर से मिली ही नहीं रशिया में, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है हैना इंडिया में ही थी। और अगर हैना पिछले 5 सालों से इंडिया में थी, तो फिर वो जरूर किसी ना किसी वीजा पर यहां आई थी। अभिजीत, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन में से जाकर पता लगा कि हैना कौन से वीजा पर यहां आई थी। स्टूडेंट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे, डिप्लोमेटिक वीजा पे, या और कौन से वीजा पे। और ये भी पता लगा कि क्या उसने रेसिडेंसी के लिए रिक्वेस्ट भी किया था क्या, है ना? सर। हाँ पूरी। सर, मैंने आना पावलोव के नाम से इंटरनेट सर्च किया तो भर के आर्टिकल्स आ गए। मोस्टली सारे आर्टिकल्स 4-5 साल पुराने। आर्टिकल्स? क्या लिखा, क्या आर्टिकल में? सर, लिखा है कि एना मॉस्को की फेमस बैले डांसर थी, जिसकी मौत अपनी ही गाड़ी में आग लगने से हो गई। क्या? सर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ घूम रही थी। नहीं अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये, गड़बड़ है। सर, पुलिस को एना की जली हुई गाड़ी से उसके बोन्स मिले, और पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट किया था मर्डर चार्जेस पे। एना को उसके बॉयफ्रेंड ने मारा था? हाँ सर, उसका बॉयफ्रेंड रशियन माफिया से मिला हुआ था। पुलिस काफी सालों से उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन इस केस में उन्हें सबूत भी मिल गया। सर, एना की गाड़ी में आग लगना, उसका एक्सीडेंट होना उसके बॉयफ्रेंड का प्लान था। पुलिस ने उसे उसकी पूरी गैंग के साथ अरेस्ट किया। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, एना की लाश तो हमारे पास है यहाँ पे। सर, एक इंसान 2 बार कैसे मर सकता है? वही तो 2 बार कैसे मर सकता है? नहीं, ये 5 साल पहले जो हैना की मौत हुई है ना, यहीं पर गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। इस रशियन कॉन्सुलेट से पता लगाना पड़ेगा कि हैना इंडिया आई कब और कैसे। एना पावलोव का बॉयफ्रेंड रशियन माफिया से मिला हुआ था। एना ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दिए थे। एना की जान को खतरा था, इसलिए पुलिस ने एना के मर्डर का झूठी खबर मीडिया में फैला दी और उसको रशिया से बाहर भेज दिया, एक नई पहचान और नए नाम के साथ, नटालिया। तो एना यहाँ पे नटालिया बन के रह रही थी? नटालिया इंडिया 5 साल पहले आई थी, और वो यहाँ फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का काम कर रही है। कर रही थी। मैं जितना जानता हूँ उतना आपको बता चुका हूँ। थैंक यू। इस नटालिया का एड्रेस होगा आपके पास? हाँ पंकज, क्या पता चला नटालिया के एड्रेस पे? सर, नटालिया तो उस घर से 2 साल पहले ही निकल गई थी, कहीं दूसरी जगह जाके रह रही थी। 2 साल पहले ही निकल गई वहां से? किस एड्रेस पे? सर, उसने दूसरा एड्रेस तो किसी को भी नहीं दिया। अरे यार, अब वो जहाँ पे काम करती थी उसके बारे में कुछ पता चला? सर, हर फॉरेन आर्टिस्ट का एक एजेंट होता है। एना का एजेंट मुरली कुमार था सर। रशिया और यूक्रेन से जितने भी बैकग्राउंड डांसर्स इंडिया आते हैं, वो मोस्टली मुरली लेकर आता है। अरे ठीक है यार, उसका एड्रेस मिला क्या ये बताओ? हाँ सर, उसके ऑफिस का एड्रेस अभी आपको भेजता हूँ। हाँ, वो एड्रेस फटाफट भेजो। ओके। व्हाट? ओ गॉड, कब हुआ ये? करीब 24 घंटे पहले। दिस इज शॉकिंग। लेकिन नतालिया को क्यों मारेगा कोई? She was such a nice girl.
मेरे साथ 5 साल से काम कर रही है वो। शी इज वन ऑफ माई बेस्ट डांसर्स। आपसे उसने कभी कोई बात की थी अपनी किसी परेशानी के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से काफी परेशान दिख रही थी वो। मेरे कुछ डांसर्स अभी हैदराबाद गए शूट के लिए और नतालिया ने उस शूट से जाने से भी इनकार कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि नॉर्मली नतालिया काम से ना नहीं करती। इतने सालों से नतालिया यहाँ पे थी तो किसी से तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करती होगी, कोई करीबी, कोई दोस्त। उसकी रूममेट सोफिया, काफी अच्छे दोस्त हैं वो, शायद उसे कुछ पता होगा। आपने और कुछ नोटिस किया पिछले कुछ दिनों में? कुछ दिन पहले मुझे गोवा से एक फोन आया था एक आदमी का, काफी हेवी रशियन एक्सेंट था उसका। नतालिया के लिए पूछ रहा था और यही बात बताने के लिए मैंने नतालिया को फोन भी किया, लेकिन उसका फोन लगा नहीं। कौन था वो आदमी, कुछ मालूम है उसके बारे में? क्या नाम था उसका? अलेक्जेंडर। यस, अलेक्जेंडर। उसने कभी पहले भी बात की थी आपसे? नो। इस नटालिया का एड्रेस ले लो जरा। नटालिया का एड्रेस देंगे? श्योर। पंकज, जरा रशियन एम्बेसी से पता करो कोई अलेक्जेंडर नाम का आदमी इंडिया है क्या? कहाँ रहता है, कब आया, उसकी पूरी डिटेल्स निकालो। सही है। इतने सारे न्यूज़पेपर, तो काफी दिनों से कोई घर पे था नहीं। सर 5 पेपर्स हैं। 5 दिन? तो मरने से 4-5 दिन पहले ये नतालिया घर में थी नहीं, कहाँ थी? सर हो सकता है वो अलेक्जेंडर और उसके रशियन बॉयफ्रेंड के डर से कहीं जाकर छुप गई हो। देखते हैं। सारी चीज अपनी जगह पे है, कहीं कुछ हाथापाई के निशान दिख नहीं रहे। ऐसा लगता नहीं है कि नतालिया का खून यहां पे हुआ है। Calm down, calm down. Ma'am, we from CID. Are you Sophia? यस, नतालिया से आखिरी बार आप कब मिली थी? 5 दिन पहले मैं हैदराबाद जा रही थी फॉर शूटिंग। और ये नतालिया नहीं गई, राइट? यस, आई डोंट नो व्हाई शी वाज वेरी अपसेट। मैं शायद बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम्स, मैं उसका मूड बनाने के लिए उसके लिए बोर्श भी कुक किया। बोर्श क्या है? व्हाट इज दिस? East European dish. It's very famous in Russia. Like soup. We put in this carrot, beetroot, potato, spinach. Very tasty. नतालिया का फेवरेट था। बेचारे लड़की। और रशिया में भी खुश नहीं थी और इंडिया में भी अनहैप्पी। आपको उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता है? थोड़ा थोड़ा। वो बहुत नहीं बोलती थी अपने बारे। आई थिंक कि उसका बॉयफ्रेंड भी, उसको भी नहीं पता होगा। बॉयफ्रेंड? ये बॉयफ्रेंड कौन है, कुछ आइडिया है आपका? यस, लक्ष्य, बिग मैन। बट नतालिया बहुत अपसेट होती थी उसके साथ हमेशा। क्यों? वो दोनों लड़ाई, फाइटिंग ऑलवेज। नतालिया लक्ष्य को बोलती थी डिवोर्स लेने के लिए और लक्ष्य हमेशा बोलता था हाँ हाँ, बट हमेशा झूठ ही बोलता था। ये आपके सामने ये लोग लड़ते थे? कभी लड़ते हुए देखा इनको? नो, बट नतालिया और लक्ष्य की वाइफ को देखा था। ये हैदराबाद जाने से पहले 1 डे बिफोर हम शूटिंग पे थे और लक्ष्य की वाइफ आई थी और सेट पे नतालिया को बहुत गाली दी, बहुत शाउटिंग एंड बिग फाइट, वेरी बैड। आई सी। ये लक्ष्य का एड्रेस है आपके पास? नतालिया के साथ अफेयर को कितना टाइम हो गया? तो करीब 1 साल हो गया और सर हम दोनों डिवोर्स भी ले रहे हैं।
सर रिसेंटली मैंने एक दूसरा बंगला भी खरीदा है। हाँ, देखती हूँ कितने दिन रह पाता उस 2 टके की डांसर के साथ। 6 दिन पहले आपका नटालिया से कोई झगड़ा हुआ था? जी हुआ था, और उस टाइम मुझे बुरा भी लग रहा था कि मुझे उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत अच्छा करा उसकी बेइज्जती करके। जो औरत मेरी जिंदगी बर्बाद करेगी, मैं उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगी क्या? तुम्हारा आता क्या है दूसरों की लाइफ बर्बाद करने के सिवा? एक मिनट। कल रात नतालिया का खून हो गया, समझे? आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? सर उस दिन झगड़े के बाद वो मेरा फोन नहीं उठा रही है सर। कल रात कहाँ थे तुम? सर मैं अपने नए बंगले पे था। कोई साथ में था? कोई आई विटनेस? नहीं सर, मैं अकेला था। और आप? मैं भी घर पे ही थी, अकेले। हाँ पंकज, अलेक्जेंडर मुंबई आ रहा है। कितने बजे? Alexander? Yes. CID. Okay. How do you know Natalia? Why are you looking for her? You work for Russian mafia? Why did you kill her? What? Anna मर गई? हिंदी बोला? Very sad. I'm a police officer, Russian Police Department. This is my ID. अलग-अलग लैंग्वेज में लर्न करना, उसमें बात करना, it's part of my job. But है ना, कैसे और कब? 24 घंटे पहले एना का कोई रशियन बॉयफ्रेंड था, कुछ जानते हैं उसके बारे में आप? Yes, एना का केस मैं ही हैंडल कर रहा था। एना को नटालिया नाम मैंने ही दिया था। उसकी सेफ्टी के लिए कंटिन्यूस उसके साथ था। I see. आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। एना पाउलो, 6 दिन पहले लक्ष्य की बीवी के साथ उसका झगड़ा हुआ। 5 दिन पहले उसने सोफिया के साथ कुछ खाना खाया और शाम को अलेक्जेंडर से मिली, और फिर 1 दिन पहले उसकी मौत हो गई। अब पता लगाना यह है कि बीच की जो 5 दिन हैं, वो 5 दिनों में वो कहां थी। ना उसे किसी ने देखा, ना वो किससे मिली। सर शायद खूनी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। एना के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर 5 दिन पहले ना एना ने किसी को कॉल किया, ना उसे किसी का कॉल आया। आखिरी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हुई। सर 5 दिन पहले की लोकेशन उसके घर के पास के टावर की। ये कैसे हो सकता? किसी से तो मिली होगी, किसी से तो बात की होगी, खाना वाना तो खाया होगा। उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट में से पता चलेगा आखिरी बार कब खाना खाया था उसने। सर एना के इंटेस्टाइन्स में बीटरूट, स्पिनच, कैरेट्स और मीट के अनडाइजेस्टेड पीसेस है। वो तो 5 दिन पहले खाया था सोफिया के साथ। मतलब 5 दिन से एना ने खाना ही नहीं खाया? आप रेडी? पिछले 5 दिन से एना ने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि 5 दिन पहले एना की मौत हो गई थी। आखिरी बार किस किस से बात की उसने फोन पर? सोफिया, मुरली और अलेक्जेंडर से। और आखिरी बार? सर अलेक्जेंडर से। अलेक्जेंडर? क्या बात हुई एना के साथ अलेक्जेंडर? मैं एना के घर मिला था। मैंने उसको बोला था कि तुम्हारी अब लाइफ डेंजर नहीं है, तुम रशिया वापस जा सकते हो। Yes. Yeah. मैंने फिर से बोला उसको कि तुम मेरे साथ चलो रशिया। तो फिर एना ने तुम्हें फोन किया? किया था। उस टाइम मैं एयरपोर्ट पे था, मुझे गोवा जाना था। क्या बोला उसने? She was happy, something कोई गिफ्ट है, I don't know, but कह रही थी कि मुझे वापस रशिया जाना है। कैसा गिफ्ट? I don't know. She said, "Can I call you?" But she did not call me. सर ये गिफ्ट ढूंढनी पड़ेगी। हाँ अभिजीत, उस गिफ्ट से ही पता चलेगा कि एना के साथ आखिर हुआ क्या था। आपने कुछ अलग देखा? Like, did you see something different? नो, मैं इस कमरे में नहीं आई थी।
ये नतालिया का कमरा है। नतालिया को हाल ही में कोई गिफ्ट मिला है। उस गिफ्ट के बारे में कुछ आपको मालूम है? नहीं। अभिजीत, गिफ्ट बॉक्स तो है लेकिन खाली है, कुछ नहीं अंदर। इस गिफ्ट बॉक्स में क्या आया था? सर, आई हैव नो आइडिया। इस कमरे में कुछ ऐसा है जिसे देख के नतालिया को रशिया याद आया था। रशिया? हाँ, एक्चुअली उसकी कुछ फेवरेट मात्रोश्का की स्वीट्स है रशिया से। ये नया लग रहा है, मैंने नहीं देखा पहले। ये नया है? चाबी। ये चाबी के बारे में आपको जानती हैं? नहीं सर, ये घर का नहीं लगता है। स्टॉल में ये चाबी छुपा के रखी। किस चीज की चाबी हो सकती है? JMW, ये तो इंडियन कंपनी है। पंकज, ये जो सीरियल नंबर है ना, इससे इस JMW कंपनी से पता लगाओ किसको ये चाबी दी है उन लोगों ने। सर, JMW कंपनी ने बताया कि इस सीरियल नंबर वाले ताले चाबी का सेट जय हार्डवेयर को बेचा था और जय हार्डवेयर से पता चला है कि ये ऑर्डर इस बंगलों से आया था। जिसने ऑर्डर किया था उसकी डिटेल मिली? नहीं सर, यहाँ पे जो कारपेंटर काम कर रहा था उसने ऑर्डर किया था। बंगले का मालिक कौन है ये तो उसे भी नहीं पता। नया बंगलो लगता है। काफी प्यार से घर बनाया है। पूरा घर छान मारो, देखो क्या मिलता है। यार यहाँ पे कुछ स्टिकी है। सर, बाथरूम में कोई है, मालिक ही होगा। इंतजार करो उसका, वहीं पे रहो, बाहर भागने ना पाए वो। लुमिनॉल टेस्ट करते हैं। माय गॉड, या तो काफी खून है। लगता है ना को यही मारा गया। सर, ये ट्रेन तो फ्रिज की तरफ जा रहा है। तो फ्रिज खून से भरा हुआ था। लगता है ऐना को मारने के बाद बड़े ठिकाने लगाने से पहले यहाँ फ्रिज में ही रखा था। इसलिए ऐना की मौत का टाइम हम ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए। सर, काफी देर से नहा रहा है। चलो देखते हैं जरा। ठीक से नहा ली? कहीं खून तो नहीं रह गया?
नतालिया शादी करके घर बसाना चाहती थी, खुद का घर लेना चाहती थी। मैंने सोचा अगर लक्ष्य से पहले अगर मैं उसे ये सारे आयशो आराम दे दूं, शायद वो मेरी हो जाए। इसीलिए ये घर खरीदा मैंने उसके लिए। इट वॉज अ गिफ्ट। और घर की चाबी एक रशियन डॉल के अंदर डाल के उसके दरवाजे के बाहर छोड़ दी। हाँ, उस रात मैंने उसे अपने घर बुलाया। मत जाओ, डोंट गो प्लीज। तालिया, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए खरीदा है मैंने। A gift from me to you. मेरे लिए? That's right. Natalia, I love you. Will you marry me? Stop saying it, please. You're like my father, जैसी हो। Oh my God. प्यार करता था मैं उससे, लेकिन तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए। फ्रिज में डाला ताकि आसपास में किसी को बदबू ना आए। फिर 5 दिन बाद हमारी शूटिंग्स के क्वेश्चन बॉक्स में से नकली दाढ़ी मूछ निकाली और अपना हुलिया बदला। फिर किसी लोकल चोर को पैसे देकर एक गाड़ी खुलवाई और नतालिया की लाश को उसके डिक्की में डाला। सोचा बॉडी शहर से कहीं दूर ले जाकर डंप कर दूंगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, वहां भीड़ जमा हो गई और मेरा प्लान फेल हो गया। मुरली, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। वजह चाहे कुछ भी हो, पर गुनाह तो तुमने किया है और उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।